नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक नया वीडियो मैं लेकर आया हूं जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का आपका मेमोरी टेक्निक के साथ और चार्ट प्रेजेंटेशन के साथ आपका रिवीजन। यहां पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको न केवल चीजों को समझाऊं बल्कि याद करवा के भी दूं। मैं बहुत स्वीट एंड शॉर्ट यहां पर बोलूंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर भी हो सके और साथ साथ में कंसेप्ट आपको याद भी हो सके। इसके लिए मैंने कई मेमोरी टेक्निक और चार्ट प्रेजेंटेशन का प्रयोग किया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपको चार्ट में चीजें नजर आ रही होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा और किस किस चैप्टर के लिए आपको इस तरह का वीडियो चाहिए ये मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, वो भी कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और साथ में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे आपके कॉस्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट के बारे में, जो कि सीए फाइनल का सब्जेक्ट है। इसमें चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे, जहां पर मैं चार्ट प्रेजेंटेशन के थ्रू और मेमोरी टेक्निक के थ्रू आपको याद करवा के देने वाला हूं ये सब्जेक्ट का जो पॉइंट्स है उसको। अब इसके अलावा जो भी चैप्टर्स आपको चाहिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पेपर को पढ़ाता हूं जैसा कि आपको पता है। लेकिन उसके अलावा भी कई स्टूडेंट के रिक्वेस्ट करने पर जो कॉस्टिंग की जो में थ्योरी पोर्शन आजकल ज्यादा पूछा जा रहा है, खासकर एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं जिसमें चीजों को समझना भी रहता है और याद भी करना रहता है। तो यहां पर मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको शॉर्ट एंड स्वीट में समझाऊं भी और याद भी करवाऊं। बातें बहुत हुई, बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के साथ साथ स्टडी मटेरियल को आप जरूर खोल के रखो ताकि आपको चीजें समझ में आए। बराबर टाइम टू टाइम स्क्रीनशॉट लेते रहो वीडियो को पॉज करके, या फिर आप पॉज करके पॉइंट को जो भी लिखना, मार्क करना, अंडरलाइन करना है वो कर लो। तो चलिए हम लोग यहां पर बात करेंगे जो आपका सब्जेक्ट है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सीए फाइनल का, उसके चैप्टर नंबर 1 के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को समझने से पहले ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट किसको कहा जाता है। जो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट था उसमें प्रॉफिट मोटिव को पूरा करने के लिए कॉस्ट कंट्रोल या कॉस्ट रिडक्शन पर फोकस किया जाता था। किस चीज पर फोकस किया जाता था? कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन पर फोकस किया जाता था, ताकि अगर कॉस्ट रिड्यूस होगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अपन अर्न कर पाएंगे। यही मकसद था ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का। लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस हुआ करता था। जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसमें कुछ लिमिटेशंस हुआ करता था। अभी यहां पर बात करते हैं कि जो टीवी सीरियल घर में आपका चलता है उसमें लिमिटेशंस ये है कि कई लोग उसमें बहुत बोर होते हैं, या फिर क्रिकेट भी सभी नहीं देखते हैं, तो क्रिकेट जब आप देखते हो तो लोग बोर होते हैं। इसका मतलब यहां पर आपका जो मेमोरी टेक्निक है, लिमिटेशंस किस चीज का लिमिटेशंस है कि आप टीवी में कुछ भी देख सकते हो, डिस्कवरी हो या न्यूज हो या फिर मूवीज हो, साउथ मूवीज हो, लेकिन आप सीरियल नहीं देख सकते हो। तो ये लिमिटेशंस है। इसी तरह ये आप ट्रेडिशनल जो है ना आपका कॉस्ट सिस्टम, उसका लिमिटेशन है सीरियल। सीरियल का एस का मतलब होता है शॉर्ट टर्म आउटलुक। ये जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम था ना वो आपका शॉर्ट टर्म केवल देखता था, जैसे कि मेंटेनेंस में रिपेयर वर्सेस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस को दो कैटेगरी में बांटता था। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म आउटलुक था उसका, बस केवल इतना ही ध्यान रखना। ई का मतलब एक्सेस फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन पर ही ज्यादा फोकस करता था। इसकी वजह से ये क्या करता था, सर्विस सेक्टर कंसेप्ट वगैरह सब फॉलो किया करता था। उसके बाद रिलेटिव अप्रोच, मतलब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वगैरह में क्या देखते हो, आप रिलेटिव अप्रोच को फॉलो करते हो, ये करता था। उसके बाद इग्नोर एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि मार्केट, कस्टमर का रिक्वायरमेंट, कॉम्पिटिशन, ठीक है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट, कस्टमर फोकस, ये सारी चीजों को इग्नोर कर देता था। ठीक है, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजों पर फोकस नहीं करता था। फिर अकाउंटिंग डाटा पे कुछ ज्यादा ही निर्भर करता था, यानी कि ज्यादा ही भरोसा करता था। लिमिटेड रिव्यू एंड इंप्रूवमेंट, यहां पर जो है ना कस्टमर लोगों का रिव्यू करना और प्रोडक्ट में बराबर इंप्रूवमेंट करने की जो बातें थी उस पर तवज्जो नहीं दिया गया था। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम के आपके लिमिटेशंस क्या क्या हो गए? सीरियल, एज फॉर शॉर्ट टर्म आउटलुक, एक्सेस फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन, रिलेटिव अप्रोच, इग्नोर एक्सटर्नल फैक्टर, उसके बाद अकाउंटिंग डाटा पर ज्यादा फोकस और लिमिटेड रिव्यू एंड इंप्रूवमेंट। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो चलो इसको कई बार दोहराओ और एक बार आंख बंद करके इमेजिन करो। सबसे पहले आपने देखा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल वगैरह पे ज्यादा फोकस किया जाता था ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। दूसरा आपने देखा यहां पर बात की लिमिटेशंस में आपने क्या देखा? सीरियल, SEREIL, ठीक है, सॉरी SERIAL, यहां पर जो स्पेलिंग दिया गया है वही स्पेलिंग आपको देखना है। ठीक है, तो मैं जल्दी बोलने में थोड़ा बहुत इधर उधर डाइवर्ट हो सकता हूं, लेकिन आपको फोकस करना है बात पर जो वहां लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म आउटलुक। यानी कि आपका ट्रेडिशनल में शॉर्ट टर्म आउटलुक था। एक्सेस किस चीज पर निर्भर था? कॉस्ट रिडक्शन पर निर्भर था। रिलेटिव अप्रोच था, इग्नोर एक्सटर्नल फैक्टर। उसके बाद जो है ना जो आपका रिलेटिव अप्रोच एक हो गया, आपका अकाउंटिंग डाटा पर ज्यादा फोकस करता था। और लिमिटेड रिव्यू और
इंप्रूवमेंट पर फोकस करता था, लिमिटेड फोकस करता था। इसका मतलब फोकस तो करता था लेकिन लिमिटेड करता था। एक बार और आप रिवाइज करो, शॉर्ट टर्म आउटलुक, लिमिटेशंस क्या क्या थे? शॉर्ट टर्म आउटलुक, एक्सेस फोकस करता था किस चीज पर? कॉस्ट रिडक्शन पर। रिलेटिव अप्रोच था, एक्सटर्नल फैक्टर को इग्नोर करता था, अकाउंटिंग डाटा को ज्यादा तवज्जो भरोसा करता था। और जो आपका जो लिमिटेड रिव्यू एंड इंप्रूवमेंट, ये बात आपको याद रखना है लिमिटेशंस में। जी हां, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के लिमिटेशंस, शॉर्ट टर्म आउटलुक, एक्सेस फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन, रिलेटिव अप्रोच, इग्नोर एक्सटर्नल फैक्टर, रिले ऑन अकाउंटिंग डाटा और लिमिटेड रिव्यू एंड इंप्रूवमेंट। ये बात आपको याद रखना है। शॉर्ट टर्म आउटलुक, एक्सेस फोकस करता था कॉस्ट रिडक्शन पर, रिलेटिव अप्रोच, इग्नोर एक्सटर्नल फैक्टर, अकाउंटिंग डाटा एंड लिमिटेड रिव्यू एंड इंप्रूवमेंट। तो इस तरीके से कई बार मैंने आपको यहां पर चीजें बताई। अब यहां पर जब कहानी आगे बढ़ती है, अब बात करते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में। अगला कंसेप्ट आपका क्या है? वो कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक का है। जरा इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि ये कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, इसमें आपका कॉस्ट मैनेजमेंट करने के लिए आपको टेक्निक लगाना पड़ेगा ताकि बिजनेस के स्ट्रैटेजिक पोजीशन को आप इंप्रूव कर सको। मैंने यहां पर क्या वर्ड बोला? पोजीशन। आपका पोजीशन, आपका पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि आपका इंडस्ट्री में क्या पोजीशन है, आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हो उसको आपको इंप्रूव करना है। जिसमें पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए केवल कॉस्ट कंट्रोल पर ध्यान देने से नहीं चलेगा, आपको जो कॉम्पिटिटिव वातावरण है उसमें भी आपको अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा। यानी कि यहां पर देखा जाए कि आप किस तरीके से मेंटेन कर सकते हो, अपना पोजीशन बना सकते हो, यही बात यहां पर बताई गई है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से और कॉस्ट लीडरशिप से किस तरीके से बना सकते हो? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से। ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है और आपका कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है, ये हम लोग थोड़ी देर में विशेष तौर पर जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहां पर सोचना है कि आपका कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक में दो टेक्निक है। एक कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक में है जो आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसको इंप्रूव करने का और कंट्रोल करने का। ये बातें पेज नंबर 1.4 पर बहुत लंबी चौड़ी करके बताई गई है। मैंने इसका समराइज करके आपको बताया। आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप, ये वर्ड आपको केवल ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग जब आगे पढ़ के आएंगे तो फिर आपको धीरे धीरे करके सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब यहां पर बात करते हैं कि नेसेसिटी ऑफ एससीएम। जो आप यहां पर एक बात देख सकते हो, फोर स्टेट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, फोर स्टेट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये जो पेज नंबर 1.6 होगा उसकी जस्ट एक पहले पेज पर यह बात दी गई होगी और बाद में आगे चलकर भी इसका नेसेसिटी में भी दिया गया है। इसकी वजह से मैंने एक साथ यहां पर लिख दिया है। यानी कि मैं कोई बातों को इग्नोर नहीं कर रहा हूं आपके स्टडी मटेरियल के, मैं पॉइंट को एक तरह का चार्ट में प्रेजेंटेशन करने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे फोर स्टेट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का नेसेसिटी क्या होता है? उसमें पहला नेसेसिटी है फोर स्टेज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आखिर ये फोर स्टेज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का 4 स्टेज होता है क्या? याद रखिए आपको सबसे पहले क्या सोचना है? 4 स्टेज। जैसे आपके सीए बनने का 3 स्टेज होता है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल, वैसे ही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के 4 स्टेज होते हैं। अब स्टेज वर्ड आते के साथ आपको यह बात याद आनी चाहिए। जी हां, अपने दिमाग में बैठाओ कि स्टेज वर्ड आया तो 4 स्टेज है, वो हमको याद आना चाहिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। इसका मतलब यहां पर क्या होता है? सबसे पहले यहां पर मान लीजिए कि आप खाना को पकाते हो, आपको रेस्टोरेंट खोलने का मन है, या मान लीजिए कि आप कोई आइटम बहुत अच्छा बनाते हो, आप मान लीजिए डोसा बहुत अच्छा बनाते हो, तो आपको क्या बोला जाएगा? ठीक है, आपके फ्रेंड लोगों को बोलोगे कि मैं डोसा का रेस्टोरेंट खोलना चाह रहा हूं, तो आपका फ्रेंड क्या बोलेगा? पहले मुझे बना के खिलाओ। ठीक है, मतलब पहले आप क्या करोगे? पकाओगे, उसके बाद अपने फ्रेंड लोगों को खिलाओगे। तो पकाओगे मतलब फॉर्मुलेट करोगे, फ्रेंड लोगों को खिलाओगे मतलब कम्युनिकेट करोगे। उसके बाद वो फ्रेंड लोग क्या करेंगे? आपको तत्काल जो है ना वो सजेशन देंगे। उस सजेशन को आप इंप्लीमेंट करते हुए, खुद में अकॉर्डिंगली चेंज लाते हुए, उसके बाद आप अपनी स्ट्रैटेजी को, यानी कि रेस्टोरेंट खोलने का प्लान को का रास्ता बनाओगे। ऐसा नहीं कि एमबीए चाय वाले का वीडियो देखा और आप भी चाय का ठेला लगा के बैठ गए। आप पहले दोस्तों को चाय बना के ऑब्वियसली पिलाते हो। तो यही बात आती है यहां पर कि 4 स्टेज में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के यही चीज होता है। सबसे पहले बोलता है कि फॉर्मुलेट किया जाएगा। यहां पर क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है ना, तो उसको फॉर्मुलेट किया जाएगा। तो स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करेंगे। फॉर्मुलेट करने के बाद जो है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करेंगे, ये हमारी स्ट्रैटेजी है। उसके बाद क्या करेंगे? कंट्रोल मॉनिटर बनाएंगे। कंट्रोल मॉनिटर यानी कि फॉर्मुलेट कर लिया और कम्युनिकेट कर लिया, तो उसको कंट्रोल कैसे करोगे? यानी कि आप जब डेवलप एंड इंप्लीमेंट करोगे तो कंट्रोल पर ज्यादा फोकस दोगे, ताकि बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो है ना आपका, उसी के दिशा में आपका
स्ट्रैटेजी आगे बढ़ सके, आपका स्ट्रैटेजी डाइवर्ट ना हो, आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में वो मददगार साबित हो। उसके बाद इंप्लीमेंट स्ट्रैटेजी, उसके बाद इंप्लीमेंट स्ट्रैटेजी यानी कि 4 स्टेज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इसी को बोलते हैं फॉर्मुलेट, कम्युनिकेट, कंट्रोल, मॉनिटर लगाना और स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना। 4 स्टेज है, पहले फॉर्मुलेट करते हैं अपन स्ट्रैटेजी को, ठीक है, 4 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के फॉर्मुलेट किया, फिर कम्युनिकेट किया, फिर कंट्रोल मॉनिटर के बारे में देखा और उसके बाद इंप्लीमेंट किया। फॉर्मुलेट, कम्युनिकेट, कंट्रोल मॉनिटर, इंप्लीमेंट, फॉर्मुलेट, कम्युनिकेट, कंट्रोल मॉनिटर और इंप्लीमेंट, ये क्या है? 4 स्टेज है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का 4 स्टेज है, 4 स्टेज है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। 4 स्टेज है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, तो बिल्कुल से नहीं भूलना है। कसम खा लो कि आपकी जान भी चली जाए, लेकिन ये बात को आप नहीं भूलोगे कि 4 स्टेज है जिसमें आपने देखा कि फॉर्मुलेट, कम्युनिकेट और उसके बाद कंट्रोल, मॉनिटर और इंप्लीमेंट करना है स्ट्रैटेजी को। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि हमारा मुद्दा क्या था, नेसेसिटी ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। इसकी नेसेसिटी क्या है? तो नेसेसिटी क्या है कि चार बॉर्डर का आप रेस लगाओगे, मतलब चारों तरफ बॉर्डर लगा हुआ है, इसको आप बॉर्डर को बॉर्डर पर हो, ठीक है, चारों तरफ एक बाउंड्री है और इसमें आप लोग रेस लगा रहे हो, उसमें बाउंड्री में आप लोग रेस लगा रहे हो। ये नेसेसिटी है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का कि अपने बाउंड्री बनाओ, उसके अंतर्गत रेस लगाओ, ठीक है, इसलिए 4 ब्रॉडर रेस, ये आपका मेमोरी टेक्निक हो गया, ये आपका मेमोरी टेक्निक हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि मेमोरी टेक्निक आपको एक बार में याद तो नहीं होता है, बार बार रिवाइज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के नेसेसिटी के बारे में, जहां पर 4 स्टेज देखा, जिसमें आपने क्या क्या देखा, जिसमें आपने देखा फॉर्मुलेट करना, कम्युनिकेट करना, मॉनिटर करना और उसके बाद इंप्लीमेंट करना, स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना, ये सारी बातें आपने देखी। उसके बाद यहां पर बात आती है कि ब्रॉडर कॉस्ट एनालिसिस, आपको ब्रॉडर तरीके से कॉस्ट एनालिसिस करना है, ये नेसेसिटी है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का। नेसेसिटी है कि आपको कॉस्ट का एनालिसिस तो करना है, वो भी आपको ब्रॉडर तरीके से करना है, ब्रॉडर तरीके से करना है कॉस्ट का एनालिसिस। और रेस का ई साइलेंट है, ई का मतलब कुछ नहीं है, आर का मतलब है यहां पर रिकॉग्नाइज वैल्यू चेन से। वैल्यू चेन हम लोग यहां पर बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। तो वैल्यू चेन से आप कॉस्ट का रिलेशनशिप डिटरमाइन करोगे। वैल्यू चेन से आप क्या करोगे, कॉस्ट जो है, जो आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस का कॉस्ट है, आपका वैल्यू चेन ऐसा बनाओगे जिसमें देखोगे कि किस प्रोडक्ट एंड सर्विस पर कौन कौन से प्रोसेस का कॉस्ट कितना बैठ रहा है करके, ठीक है। तो ये बात आप जो देखोगे उसको बोलेंगे रिकॉग्नाइज करना। आप वैल्यू चेन को रिकॉग्नाइज करोगे, रिकॉग्नाइज कर लिया, अभी क्या करोगे, अल्टरनेट मेजर डेवलप करोगे, अल्टरनेट मेजर डेवलप करोगे कि और कौन कौन से आपके अल्टरनेट स्ट्रैटेजी हो सकते हैं। और उसके बाद यहां पर क्या करोगे, यहां पर जो है ना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए अल्टरनेट मेजर जो है ना आपने डेवलप कर लिया। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए आप कॉस्ट स्ट्रक्चर अकॉर्डिंगली बनाओगे। तो कॉस्ट यहां पर जो है आपका नेसेसिटी ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है, उसमें 4 ब्रॉडर रेस, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं इस चीज को, 2-3 बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की नेसेसिटी किसको बोला जाता है, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की नेसेसिटी किसको बोला जाता है? तो यहां पर बोला गया 4 बॉर्डर रेस, ठीक है। तो 4 का मतलब यहां पर क्या हो गया, 4 बातें आपने देखी, 4 स्टेज होते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के, जिसमें आपने देखा क्या क्या, फॉर्मुलेट करना, सबसे पहले फॉर्मुलेट करना, फिर कम्युनिकेट करना, फिर कंट्रोल मॉनिटर लगाना और स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना। ब्रॉडर का मतलब देखा कि ब्रॉडर तरीके से कॉस्ट एनालिसिस करना है। RACE का ई साइलेंट है, आर का मतलब देखा कि वैल्यू चेन को रिकॉग्नाइज करना है। उसके बाद जो है ना आपका कॉम्पिटिटिव वातावरण में काम करने के लिए अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी क्या क्या हो सकती है उसको डिटरमाइन करना है और डेवलप करना है। उसके बाद जो है ना आपको कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए हमारा, वो अल्टरनेट में से ही कोई सेलेक्ट करना है कि आपका स्ट्रक्चर कौन सा होना चाहिए। तो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की नेसेसिटीज क्या क्या होती है, पहली बात है 4 स्टेज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें फॉर्मुलेट, कम्युनिकेट, कंट्रोल और इंप्लीमेंट स्ट्रैटेजी करना। ब्रॉडर का मतलब कॉस्ट एनालिसिस करना, रेस का मतलब रिकॉग्नाइज वैल्यू चेन, अल्टरनेट मेजर डिसाइड करना और कॉस्ट स्ट्रक्चर, ये बातें आपने जानी। फिर से हम लोग बार बार रिवाइज करेंगे तो ही आपको याद होगा। फिलहाल हम लोग आगे बात करते हैं कि पेज नंबर 1.6 पे ही आपका एक और कंसेप्ट दिया गया है, ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो यहां पर बात करते हैं कि ट्रेडिशनल और स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में, तो ट्रेडिशनल तरीके से क्या था कि पहले जमाने में जो बनियान हुआ करती थी, शक्ति कपूर वाला जो देखा होगा आपने, मान लीजिए वो भी डोरा कंपनी का आता था। लेकिन अभी जो डोरा कंपनी का जो बनियान हो गया है, ठीक है, वो सब टफ हो गया है। तो TF डोरा, ठीक है, ट्रेडिशनल, T फॉर ट्रेडिशनल और T फॉर TF डोरा, ऐसे करके आपको याद रखना है। तो ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में सबसे पहला आता है टाइम स्पैन, दूसरा फोकस, TF का मतलब हो गया TF, ठीक है, टाइम स्पैन, फोकस। उसके बाद डोरा का आपको पता है कि डोरा कंपनी का गंजी बनियान वगैरह सब आता है, गंजी जंगिया वगैरह सब। तो D का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट ड्राइवर कंसेप्ट, O का मतलब ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट रिडक्शन और अप्रोच,
ठीक है, इस तरीके से आपको क्या क्या यहां पर देखना है। सबसे पहले हम लोगों को देखना है ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में टाइम स्पैन का मतलब शॉर्ट टर्म टाइम स्पैन ट्रेडिशनल में था और लॉन्ग टर्म कंसेप्ट लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट बनाते हैं। स्ट्रैटेजी हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए बनता है। ट्रेडिशनल में क्या करते थे, आप केवल इंटरनल बातों पर फोकस ज्यादा करते थे। आपके कंट्रोल में क्या क्या है, आप अपॉर्चुनिटीज को, गवर्नमेंट के प्लान को, गवर्नमेंट के डिसीजन को, ये सारी चीजें नहीं देखते थे। यानी कि यहां पर जो है ना पॉलिटिकल पीएसटी करके एक आएगा, ठीक है, तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को और उसके बाद जो भी अपॉर्चुनिटीज है उन सबको आप नहीं देखते थे। यानी कि आप यहां पर केवल इंटरनल लेवल पर फोकस करते थे। लेकिन स्ट्रैटेजिक बोलता है नहीं, इंटरनल केवल से नहीं चलेगा, एक्सटर्नल लेवल पर भी फोकस करो, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों करो। तो कॉस्ट ड्राइवर, ट्रेडिशनल में आपको पता है कि कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम बेस्ड लेते थे। कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम बेस्ड लेते थे, जैसे कि अगर मान लीजिए ये पेन मैंने बनाया और इस पेन 10,000 क्वांटिटी बनाया, टोटल 2.5 लाख का खर्चा हुआ, तो आप सीधा क्या करते थे, 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट, ठीक है। लेकिन वहां पर वॉल्यूम बेस्ड लेने के लिए नहीं बोलता, एक्टिविटी बेस्ड लेने के लिए बोलता है। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट आपको बोलता है कि एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट जो है वो चैप्टर आपको पढ़ना है पूरी तरीके से डिटेल में। यहां पर कंसेप्ट को मैं पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मेरी कोशिश है कि एक बार चैप्टर को ओवरव्यू करवाऊं, मेन मेन बातों को याद करवाऊं और आपको आइडिया हो जाए ताकि रिवाइज करने में आपको आसान बने। उसके ऑब्जेक्टिव यहां पर बात करते हैं कि जो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट है वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन पर फोकस करता था। बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, मार्केट शेयर को बढ़ावा देना वगैरह वगैरह करके। लेकिन यहां पर क्या बोला कि कॉस्ट लीडरशिप पर और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पर फोकस करने के लिए, कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पर फोकस करने के लिए। अभी हम लोग फिर से वापस एक बार बात को आते हैं। यहां पर मैंने आपको कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक बताया था, जिसमें बताया था कि कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक किसके थ्रू किया जाता है भाई साहब, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप के थ्रू किया जाता है। ये दो रास्ते हैं आपके, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप, ये दो चीजों को लगा डाला तो कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक लगा डाला। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कॉस्ट लीडरशिप, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कॉस्ट लीडरशिप, ठीक है, ये दो बातों को लगा डाला, एक लीडर बना दिया और एक डिफरेंस अपने आप को साबित कर दिया, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देना है, किसके थ्रू किया जाता है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप, ठीक है। अभी यहां पर हमारी जो बात आ रही थी वो आपका कॉस्ट रिडक्शन के, यहां पर बोला कि ऑब्जेक्टिव, यहां पर केवल सॉल्यूशन जो है, प्रॉब्लम तत्काल जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन केवल ढूंढता था ट्रेडिशनल। ये बोलता है नहीं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फिर बोलता है कि जो ट्रेडिशनल में प्राइमरी ऑब्जेक्ट था कॉस्ट को रिड्यूस कर देना, कॉस्ट रिडक्शन कॉस्ट कंट्रोल, लेकिन यहां पर बोलता है कि वैल्यू क्रिएट करना, हमारी वैल्यू बढ़े, इंडस्ट्री में वैल्यू क्रिएट करना स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्ट है। उसके बाद अप्रोच, यहां पर रिस्क को एडवर्स लिया जाता था और यहां पर रिस्क को अडॉप्ट करने का अप्रोच है। रिस्क को एक जगह एडवर्स लिया जाता था, दूसरी जगह रिस्क को, आपका जो रिस्क नहीं लोगे, खुद को चेंज नहीं करोगे अकॉर्डिंगली, तो फिर आप इंडस्ट्री में सर्वाइव करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये करके मानता था आपका एक मिनट। तो यहां पर हम लोग एक बार चीजों को फिर से रिवाइज करते हैं कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या देखा था। सबसे पहले इस चैप्टर में देखा था ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, उसके बारे में पूरी कहानी देखी थी और उसका लिमिटेशंस देखा था। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, कि जो कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक ऐसा टेक्निक होता है जो कि कॉस्ट रिडक्शन या कॉस्ट कंट्रोल पर फोकस करता है और कॉस्ट रिडक्शन पर फोकस करने के बाद प्रॉफिट अर्न करने को ज्यादा तवज्जो देता है। लिमिटेशंस हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा था, सीरियल करके लिमिटेशंस देखा था, जिसमें एस का मतलब था शॉर्ट टर्म आउटलुक, यानी कि रिपेयर वर्सेस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वगैरह वगैरह पर ही करते रह जाता था। कॉस्ट रिडक्शन पर एक्सेस फोकस करता था, रिलेटिव अप्रोच लगाता था, एक्सटर्नल फैक्टर को इग्नोर करता था जैसे कि मार्केट, कस्टमर रिक्वायरमेंट, कंपटीशन वगैरह को, अकाउंटिंग डाटा पर ज्यादा रिले करता था और उसके बाद लिमिटेड कस्टमर रिव्यू और इंप्रूवमेंट पर लिमिटेड फोकस करता था। ट्रेडिशनल करता ही नहीं था बोलो तो सीधे शब्दों में। अब यहां पर कहानी और आगे बढ़ती है और कहानी हमारी आगे बढ़ने के बाद बोलता है कि स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक में क्या क्या टेक्निक्स इन्वॉल्व होते हैं। तो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक में मुख्य तौर पे आपके दो टेक्निक इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें साफ साफ बोला गया कि आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप के थ्रू ये टेक्निक लगाया जाता है, जिससे इंप्रूवमेंट होगा और कंट्रोल होगा। यानी कि कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक लगाना मतलब बिजनेस के स्ट्रैटेजिक पोजीशन को इंप्रूव करना। ये इंप्रूव करना का मतलब कि आपका पोजीशन को इंप्रूव करना, स्ट्रैटेजिक पोजीशन को इंप्रूव करना। उसके बाद यहां पर क्या हो गया कि साथ साथ में कंट्रोल करना कॉस्ट को भी। ये टेक्निक लगाने और ये टेक्निक लगाने के दो रास्ते हैं आपका, एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और दूसरा कॉस्ट लीडरशिप। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप ये दो रास्ते करके बताए गए हैं। अब यहाँ पर नेसेसिटी ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में साफ साफ हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर नेसेसिटी क्या है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का, जिसमें 4 ब्रॉडर रेस, चारों बॉर्डर पर रेस लगाओ, चारों बॉर्डर पर रेस लगाओ। अभी चारों बॉर्डर का जो रेस लगाओगे उसमें क्या होगा, सबसे पहले जो है ना जो आपका
फोर जो है ना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो स्टेज होता है, फोर स्टेज, उसमें फॉर्मुलेट करना, कम्युनिकेट करना, उसके बाद आपको कंट्रोल मॉनिटर ढूंढना, और उसके बाद जो है ना लास्ट में इंप्लीमेंट करना है स्ट्रैटेजी को, ये होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला ब्रॉडर का मतलब ब्रॉडर कॉस्ट एनालिसिस करना है, ब्रॉडर कॉस्ट एनालिसिस करना है। रेस का, आर का मतलब रिकॉग्नाइज वैल्यू चेन, अल्टरनेट मेजर और कॉस्ट स्ट्रक्चर, ये तीन बातें आपने देखी। उसके बाद हम लोगों ने ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में डिफरेंस देखा था, टीएफ टोरा, टाइम स्पैन, फोकस, कॉस्ट एवर, ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट रिडक्शन और अप्रोच। ठीक है, अभी यहां पर हमारी कहानी आगे बढ़ती है, स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस। अब आ गया, आप आ गई बात वैल्यू चेन एनालिसिस की। अब हमारी जो कहानी आती है वो आपके वैल्यू चेन एनालिसिस की तरफ रुख करती है। ठीक है, इससे पहले भी एक टॉपिक होगा, ये कंपोनेंट बोलकर एक टॉपिक होगा। ठीक है, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का कंपोनेंट करके एक टॉपिक होगा। अब स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का कंपोनेंट, अब यहां पर कंपोनेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, यहां पर मैं लिख देता हूं इस बात को, एससीएम, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि आपका स्ट्रैटेजिक पोजीशन का एनालिसिस करना, आपका क्या पोजीशन है इंडस्ट्री में, अभी वर्तमान पोजीशन क्या है। उसके बाद जो है ना कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस करना, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस करना, और तीसरे कंपोनेंट बताया गया है वैल्यू चेन एनालिसिस करना, वैल्यू चेन एनालिसिस करना। तो आपका क्या करना है, स्ट्रैटेजिक पोजीशन का एनालिसिस करना है, स्ट्रैटेजिक पोजीशन, पोजीशन ऑफ स्ट्रैटेजी, आपकी जो इंडस्ट्री के हिसाब से स्ट्रैटेजिक पोजीशन है वो क्या है। ठीक है, अब ड्राइवर का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट ड्राइवर का एनालिसिस करना, कॉस्ट ड्राइवर का एनालिसिस करना, वही वॉल्यूम बेस्ड या फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। उसके बाद वैल्यू चेन एनालिसिस, यानी कि जब कंपोनेंट की बात आती है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की, तो तीन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तीन कंपोनेंट होते हैं। अभी मान लीजिए कंपोनेंट की बात हम लोग करते हैं, तो अभी अभी क्या होता है, गाड़ियों में क्या प्रॉब्लम होता है कि अक्सर स्टेपनी वगैरह सब नहीं होता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। मान लीजिए स्टेपनी भी है तो वो आपका एक कंपोनेंट है, और अगर वो स्टेपनी चेंज करना नहीं आता होगा तो ड्राइवर को क्या प्रॉब्लम होगा, खासकर मुंबई जैसी जगहों पे। तो आप यहां पर इमेजिन कर सकते हो, तो यहां पर ड्राइवर से हमने कॉस्ट ड्राइवर लिया, कंपोनेंट से मतलब लिया जो कार के कंपोनेंट्स वगैरह सब होते हैं वो, ये मेमोरी टेक्निक से एसोसिएट कर सकते हो कहानी को। और उसके बाद जो है ना, अगर मान लीजिए रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और टाइम पर आप मीटिंग वगैरह में नहीं पहुंच पाए, तो आपकी वैल्यू क्या रहेगी। तो वैल्यू चेन एनालिसिस, यानी कि कंपोनेंट सबसे आप उस बात को एसोसिएट करो कि मुंबई में आपको कैसा ड्राइवर चाहिए, ऐसा ड्राइवर चाहिए जो ये सब काम कर सके। तो स्ट्रैटेजिक पोजीशन एनालिसिस, ठीक है, स्ट्रैटेजिक पोजीशन एनालिसिस मतलब ऐसे पोजीशन में हो, ऐसी क्षमता वो रखता हो, ऐसा ड्राइवर हो जो कि ये सब काम करता हो। तो स्ट्रैटेजिक पोजीशन एनालिसिस, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस और वैल्यू चेन एनालिसिस। ऑन द स्पॉट मैंने आपको एसोसिएशन मेथड ऑफ मेमोरी टेक्निक से एक इमेजिन करके कहानी बता दी, वो मुंबई के ड्राइवर वाली। तो आपको बस ये कंपोनेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को एसोसिएट करना है इस बातों से। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जब भी आता है तभी भी आपको क्या याद आना चाहिए, आपको पोजीशन, जो आपके स्ट्रैटेजिक पोजीशन एनालिसिस, और उसके बाद जो ना कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस और वैल्यू चेन एनालिसिस, ये तीन बातें आपको याद आनी चाहिए। ठीक है, ये बात हमने देखी। अब इसी को डिटेल में हम लोग देखते हैं कि स्ट्रैटेजिक वैल्यू चेन एनालिसिस किसको बोलते हैं। ये वैल्यू चेन एनालिसिस में यहां पर क्या होता है। अब ये जो मुख्य चैप्टर है, ये चैप्टर आपको वैल्यू चेन एनालिसिस पर ज्यादा फोकस देता है। कंसेप्ट को समझने के लिए आपको बहुत डिटेल में जो है ना इसको एक बार रीड कर लेना पड़ेगा। मेरी बातें सुनने के बाद आपको सब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आएगा और एक बार आप रीड करना आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं कि आपका कुछ गड़बड़ है स्लाइड में, मैं एक बार चेक करता हूं। तो ये कंपोनेंट से स्लाइड मिसिंग था, जो कि स्लाइड मैंने यहाँ पर बना दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि कंपोनेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, जो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट होता है उसका कंपोनेंट क्या क्या होता है, जरा उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये आपका स्ट्रैटेजिक पोजीशन एनालिसिस होता है। पहला कंपोनेंट क्या होता है, स्ट्रैटेजिक पोजीशन एनालिसिस होता है। दूसरा कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस होता है, और तीसरा वैल्यू चेन एनालिसिस होता है, वीसीए शॉर्ट में इसको हम बोलेंगे, स्ट्रैटेजिक पोजीशन एनालिसिस। तो कंपोनेंट, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के कंपोनेंट की जब बात आती है तो आपको ये ड्राइवर वर्ड याद आना चाहिए। ड्राइवर वर्ड की जो कहानी मैंने अभी अभी आपको सुनाई, ड्राइवर वर्ड याद आना चाहिए। स्ट्रैटेजिक पोजीशन एनालिसिस, ड्राइवर का पोजीशन ऐसा हो, ऐसे पोजीशन वाला ड्राइवर हो। ठीक है, तो वैल्यू चेन एनालिसिस। अभी यहां पर बात करते हैं कि जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन एनालिसिस का मतलब क्या होता है। तो स्ट्रैटेजिक पोजीशन एनालिसिस का मतलब होता है ओवरऑल पोजीशन आपका इंडस्ट्री में कैसा है उसका एनालिसिस करना, स्ट्रैटेजिक पोजीशन एनालिसिस कहलाता है। ये बात आपको पेज नंबर 1.7 के आसपास मिलेगा। ठीक है, स्टडी मेटेरियल में। तो स्ट्रैटेजिक पोजीशन एनालिसिस जो है वो किस तरीके से आप कर सकते हो, यहां पर बोलता है दो तरीके से मुख्य तौर पे कर सकते हो। स्ट्रैटेजिक पोजीशन एनालिसिस, अपने पोजीशन को जानने के लिए इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस, उसके लिए दो तरीके बताए गए हैं। इंटरनल एनालिसिस में आप बोल सकते हो कि वैल्यू चेन एनालिसिस करना। ठीक है, वैल्यू चेन
एनालिसिस करना, उसके बाद कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस करना और ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर एंड एनवायरनमेंट को समझना। इंटरनल लेवल पे आप क्या कर सकते हो अपने पोजीशन को समझने के लिए, वैल्यू चेन एनालिसिस, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को आप आइडेंटिफाई करते हो। अभी यहाँ पर एक्सटर्नल लेवल पर कैसे आप अपने पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो एक्सटर्नल लेवल पर बोला ओवरऑल पोजीशन जो है आपका, ठीक है, ये जो आपने यहाँ पर वर्ड देखा, यहाँ पर वर्ड देखा स्ट्रैटेजिक पोजीशन एनालिसिस। स्ट्रैटेजिक पोजीशन एनालिसिस क्या होता है, उसके लिए आपको एक्सटर्नल लेवल पे जो बात आती है वो यहाँ पर 3 तरीके बताए गए। पहला बात बताया गया पेस्ट्रल, दूसरी बात बताई गई पोर्टर्स 5 फोर्स और तीसरा स्वोट एनालिसिस। ठीक है, अभी ये पेस्ट्रल एनालिसिस क्या होता है, एक्सटर्नल लेवल पे आप चेक करो ना तो यहाँ पर पॉलिटिकल एनालिसिस करते हो, उसके बाद इन्वायरमेंटल एनालिसिस करते हो, उसके बाद एज फॉर सोशल एनालिसिस करते हो, टेक्निकल एनालिसिस करते हो और उसके बाद जो है ना लीगल एनालिसिस करते हो। ठीक है, पॉलिटिकल, उसके बाद इन्वायरमेंटल, सोशल, टेक्निकल और लीगल एनालिसिस करते हो, उसको बोलते हैं पेस्टल एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या क्या यहाँ पर देखा, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंट और उसके बाद जो है ना सोशल, उसके बाद टेक्निकल और उसके बाद लीगल, ये एनालिसिस आपने किया। पोर्टर्स 5 फोर्स, इसके बाद ये अगला आता है एक्सटर्नल लेवल पे पोर्टर्स 5 फोर्स और तीसरा आता है ये आपका स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस, सोट एनालिसिस करके आप इसको बोल सकते हो। अभी ये पोर्टर्स 5 फोर्स एनालिसिस जो होता है वो भी आपको डिटेल में पढ़ना है। चीजें जब आप एक एक करके पढ़ोगे मेरी बातें सुनने के बाद तो फिर आपको समझ में आएगी कि मैंने यहाँ पर क्या बताया और क्यों बताया। एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर पोर्टर्स 5 फोर्स एनालिसिस में ना यहाँ पर तीन बातों पर, तीन शब्द पर आपको फोकस करना है। पहला, ये जो इन्होंने एनालिसिस किया था वो थ्रेट को लेके किया था, थ्रेट को लेके किया था कि कहीं कोई नई एंट्री तो नहीं हो जाएगी मार्केट में जो आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकती है, कहीं कोई आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट तो नहीं है। दूसरा, बार्गेन पावर, बार्गेन पावर, इसमें दो बातें आपका ये किसका थ्रेट, तो यहां पर पहली बात बोलते हैं कि सप्लायर का थ्रेट और न्यू एंट्री का थ्रेट, सप्लायर का थ्रेट और न्यू सप्लायर का थ्रेट और न्यू यहां पर क्या बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूट का थ्रेट, सॉरी सब्स्टिट्यूट का थ्रेट और न्यू एंट्री का थ्रेट, नया लोग ना आ जाए। बार्गेनिंग पावर, तो बार्गेनिंग पावर में यहां पर आपको दो बातें देखने को मिलेगी, बायर का बार्गेनिंग पावर और सप्लायर का बार्गेनिंग पावर। ठीक है, ये भी आपका पोर्टर्स 5 फोर्स कैसे काम करता है, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 बातें मैंने आपको बता दी। उसके बाद यहां पर बात करते हैं कि आपका जो अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें जो राइवलरी फोर्स है वो किस तरीके से काम करता है उसके बारे में दिखाया जाएगा, राइवलरी फोर्स ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके बारे में ये एनालिसिस करता है, पोर्टर्स 5 फोर्स एनालिसिस इसको बोलते हैं, जो कि आपको डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो मैंने क्या क्या बोली इस बात को एक बार सम अप करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक शब्द बताया था जो बोला था कंपोनेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। कंपोनेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रैटेजिक पोजीशन, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस और वैल्यू चेन एनालिसिस 3 कंसेप्ट होता है। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में मैंने आपको क्या बताया था कि आपका ओवरऑल पोजीशन क्या है इंडस्ट्री में उसका एनालिसिस करते हैं, जिसके लिए 2 रास्ते होते हैं, आप एक इंटरनल एनालिसिस करते हो और दूसरा एक्सटर्नल एनालिसिस करते हो। इंटरनल एनालिसिस में आप क्या क्या करते हो, तो पहली बात तो वैल्यू चेन एनालिसिस करोगे, दूसरा कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस करोगे और तीसरा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का एनालिसिस करोगे। उसके बाद एक्सटर्नल क्या तरीके हैं आपके पास जिससे आप क्या कर सको, अपने पोजीशन का एनालिसिस कर सको, स्ट्रैटेजिक पोजीशन एनालिसिस कर सको। उसके लिए बोला गया पेस्ट्रल एक तरीका है जिसमें आप पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, सोशल, टेक्निकल और लीगल चीजों को आप देखो। पोर्टर्स ने 5 फोर्स बताया है आपको एनालिसिस करने के लिए, किस चीज का एनालिसिस करने के लिए, आपके स्ट्रैटेजिक पोजीशन का एनालिसिस करने के लिए। उसके बाद यहां पर बात आती है कि स्वोट एनालिसिस, जो आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का एनालिसिस होता है वो आएगा। ठीक है, तो ये बातें आपने देखी। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में जो कंपोनेंट आपने देखा था वो ड्राइवर वाला, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। अब बोलोगे ये कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस और वैल्यू चेन एनालिसिस तो आपने यहां पर भी बताया ओवरऑल पोजीशन ऑफ इंडस्ट्री का इंटरनल एनालिसिस में, तो इंटरनल लेवल पे ये लोग आपको पूरी जानकारी दे देता है वैल्यू चेन एनालिसिस और कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। लेकिन अलग से भी आपको पढ़ना है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। अब ये कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस जो होता है वो 2 तरीके का होता है, एक स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर और दूसरा एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। 2 तरीके का कॉस्ट ड्राइवर होता है। कॉस्ट ड्राइवर जो होता है वो 2 तरीके का होता है, एक आपका स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर और दूसरा आपका एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर, जो कि स्टडी मटेरियल में आपको मिलेगा। ये पेज से एकदम एक एक करके आगे पढ़ते जाओ, करीब करीब पेज नंबर 1.7 है तो ये 1.8 पेज नंबर पे आपको मिलेगा कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस के बारे में स्टडी मटेरियल में। अब यहाँ पर बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर किसको बोला जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ही ऐसा खर्चा है। ठीक है, जैसे रिसर्च, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा ही है कि आपको रिसर्च R&D करना ही पड़ेगा,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। सपोज दैट आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको R&D तो करना ही पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही ऐसा है जो कॉस्ट को अल्टर करना आपके लिए मुश्किल है, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल कॉस्ट एनालिसिस में कई फैक्टर्स हैं कि किस स्केल पर आप ऑपरेशन करते हो, आपके जो एक्टिविटी ऑपरेशन है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, और लर्निंग कर्व इफेक्ट। तो जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर लिया है तो आप इसको देख सकते हो कि इसमें किस चीज़ों पर फर्क पड़ता है। तो इसमें जो आपका स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर में तीन फैक्टर्स मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, तीन फैक्टर्स जो है ना मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। जो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर में, ये ऑपरेशन का स्केल, किस स्केल पर आप ऑपरेशन करते हो, किस स्केल पे आप काम करते हो। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी क्या है, ऑपरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, और कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। उसके बाद लर्निंग कर्व का इफेक्ट क्या है, लर्निंग कर्व इफेक्ट। अगर स्टडी मटेरियल आपके सामने में नहीं खुला रहेगा तो आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस ये शब्द देखते के साथ आपको पेज नंबर 1.8 पर स्टडी मटेरियल के आना है और देखना है कि स्ट्रक्चरल कॉस्ट एनालिसिस के बारे में यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई गई है, जिसमें मुख्य तौर पे आप समझोगे कि एक ऐसा खर्चा होता है जिसको अल्टर करना मुश्किल हो जाता है, और ये डिपेंड करता है आपके जो किस स्केल पर प्रोडक्शन करो, क्या टेक्नोलॉजी यूज करे, आपके प्रोडक्शन में क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, और लर्निंग कर्व का क्या इफेक्ट है। दूसरा जो कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस में दूसरी बात है, एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर होता है। एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है कि यहाँ पर बात करते हैं कि आप यहाँ पर एग्जीक्यूशन करने की बात करते हो। तो यानी कि जो आपने ये जो एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर में आपका होता है, जैसे कि इंस्पेक्शन टाइम हो गया, उसके बाद आपका एडवर्टीजमेंट हो गया, ऐसी चीजें जो कि आपका खर्चा को जिसको आप अल्टर कर सकते हो, ठीक है, आप उसको मैनेज कर सकते हो। ये एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर ऐसा होता है जो एग्जीक्यूशन करने के टाइम में मैनेजमेंट डिसाइड करता है। तो यहाँ पर उतार चढ़ाव लाना, यहाँ पर जो है ना तोड़ मरोड़ करना, ये संभव हो सकता है। ये एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर हो गया। ऐसे चीजों को आपने दो कैटेगरी में बांटा। यहाँ पर बात हम लोगों ने की थी कंपोनेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में। इसमें स्ट्रैटेजिक पोजीशन एनालिसिस देखा हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने देखा इंटरनल में वैल्यू चेन एनालिसिस, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। उसके बाद एक्सटर्नल में पेस्ट्रल, पोर्टर्स, 5 फोर्स और SWOT एनालिसिस देखा हम लोगों ने। उसके बाद कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस में स्ट्रक्चर कॉस्ट ड्राइवर होता है और एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर होता है। ठीक है, ये बात आप हम लोगों ने जानी। अब अगला कंसेप्ट जो आता है आपका यहाँ पर, ये वाला कंपोनेंट में तीसरा कंपोनेंट है आपका वैल्यू चेन एनालिसिस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपका कौन सा कंसेप्ट है? वैल्यू चेन एनालिसिस एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब ये वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में हम लोग जरा बात कर लेते हैं कि वैल्यू चेन एनालिसिस जो है ना, इस वर्ड की चर्चा सबसे पहले किसने की? माइकल पोर्टस ने की। अब वही जो 5 फोर्स वाला माइकल पोर्टर है जो कि थ्रेट की बात करेगा और उसके बाद आपको बार्गिन पावर की बात करेगा और जो राइवलरी फोर्स कैसे काम करता है उसकी बात करेगा। तो ये जो वैल्यू चेन एनालिसिस है 1985 में माइकल फोर्स ने जो है ना वो सजेस्ट किया था। अभी यहाँ पर ये जो वैल्यू चेन एनालिसिस होता है, इसमें एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये होता क्या, ये एक प्रकार का प्रोसेस है, ये और कुछ नहीं, एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एक्टिविटीज है, जो भी काम आप करते हो एक्टिविटी को, उसको दो भाग में बांटा जाता है। एक वैल्यू एडेड एक्टिविटीज और दूसरा नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। जो आपके अल्टीमेट जो आपका गोल है उसमें वैल्यू एडेड करता है और दूसरा नहीं करता है। ठीक है, हर एक्टिविटीज को यहाँ पर बोलता है कि दो पार्ट में आप डिवाइड करोगे। ये जो वैल्यू एक्टिविटी है, वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, इस पर दिमाग लगाओ, इस पर इंप्रूवमेंट करो और इस पर खर्चा करो, इस पर रिसोर्सेस लगाओ। नॉन वैल्यू एक्टिविटी पर आपको रिसोर्सेस लगाने की, इसको रिड्यूस करने की जरूरत है कि नॉन वैल्यू एक्टिविटी अभी ही ना हो। जैसे कि प्रोडक्शन में जो लंच आवर है वो आपका क्या है? प्रोडक्टिव एक्टिविटी तो नहीं है। फिर मान लीजिए इंस्पेक्शन है, वो आपका प्रोडक्टिव एक्टिविटी, तो प्रोडक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से यहाँ पर बोला गया है कि जो वैल्यू एडेड चेन में आप एक्टिविटी को दो प्रकार से, जो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है उसमें भी प्राइमरी एक्टिविटी और सपोर्टिव या सेकेंडरी एक्टिविटीज भी होती है। यानी कि आपका प्राइमरी एक्टिविटीज और सपोर्टिव एक्टिविटीज करके ये दो बातें कंसेप्ट बताया गया है वैल्यू चेन एनालिसिस में। इसमें बोलता है कि प्राइमरी एक्टिविटीज क्या क्या होती है और सपोर्टिव एक्टिविटीज क्या क्या होती है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज जो वैल्यू चेन एनालिसिस में प्राइमरी और सपोर्टिव एक्टिविटीज होती है, उसको आप कैसे याद रख सकते हो? तो आपके मौसी का मतलब क्या? मम्मी की सिस्टर, मौसी का ऑपरेशन हुआ, उनको पीठ में बहुत दर्द रहता था, तो सपोर्टिव एक्टिविटी कि उनको पीठ में दर्द रहता है तो उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी, लेकिन उनका इतना दर्द बढ़ गया कि उनका ऑपरेशन हुआ, तो प्राइमरी एक्टिविटीज में आपका ऑपरेशन हुआ। ठीक है, तो यानी कि मौसी का मतलब मार्केटिंग एंड सेल्स करना।
ठीक है, मार्केटिंग एंड सेल्स करना। स्टडी मेटल में एक चार्ट करके भी दिया गया होगा, वो चार्ट भी आप देख सकते हो कि उसमें भी यही बातें लिखी गई है जो बात मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। स्टडी मेटल में आपका एक चार्ट दिया रहेगा, वो भी शायद वो पेज नंबर 1.8 पे ही वैल्यू चेन एनालिसिस शुरू हुआ था, तो वहीं पे ही दिया होगा। तो मार्केटिंग एंड सेल्स एनालिसिस, मार्केटिंग एंड सेल्स, उसके बाद जो है ना आउटबाउंड लॉजिस्टिक, ओ से आउटबाउंड लॉजिस्टिक, आई से इनबाउंड लॉजिस्टिक, ठीक है। उसके बाद सर्विस और ऑपरेशन, मार्केटिंग, सेल्स, इनबाउंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक, सर्विस एंड ऑपरेशन, ये प्राइमरी एक्टिविटीज में डाला गया। ये वैल्यू एडेड चेन की प्राइमरी एक्टिविटीज में मार्केटिंग, सेल्स, इनबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, सर्विस एंड ऑपरेशन, ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस की एक्टिविटीज होती है ना, जो आपका सारा जो आपने रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाया, वो सारे ऑपरेशंस में कवर्ड हो गए। उसका मार्केटिंग, सेल्स, इनबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड लॉजिस्टिक और सर्विस को डाला गया प्राइमरी में। उसके सपोर्टिव एक्टिविटीज को किस में डाला गया? सपोर्टिव एक्टिविटी मतलब PITH, मौसी के कहां दर्द था? पीठ में दर्द था। तो प्रोक्योरमेंट, जो रॉ मटेरियल वगैरह का प्रोक्योरमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और HR मैनेजमेंट, इसको सपोर्टिव या सेकेंडरी एक्टिविटीज करके बोला गया है। तो वैल्यू चेन एनालिसिस का प्राइमरी एक्टिविटीज आपको पता चल गया, MOSI ऑपरेशन, मार्केटिंग, सेल्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, सर्विस, इनबाउंड लॉजिस्टिक और ऑपरेशन, और सपोर्टिव एक्टिविटी प्रोक्योरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और HR मैनेजमेंट। ये बातें आपको उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। यही से हमारा स्लाइड मिसिंग था, जिसको अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे जो स्लाइड है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। उसमें यहां पर बात करते हैं अगले पेज की, पेज नंबर आपका 1.11 करके स्टडी मेटल में दिया गया होगा। उसमें यहां पर हम लोग बात करेंगे किस चीज के बारे में? यहां पर बात करेंगे स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क। अब ये फ्रेम की बात आती है, फ्रेम। अब सपोज दैट कि मान लीजिए कि आप क्या करोगे, सीए की डिग्री लेने के बाद, सीएस की डिग्री लेने के बाद एक क्या करोगे आप ना, एक फ्रेम बनाओगे और फ्रेम में अपनी डिग्री को टांग दोगे अपने ऑफिस में पीछे में। अब यहां पर ये बात आती है, तो ये फ्रेम से फ्रेमवर्क आपको याद रखना है, और सीएस की डिग्री, ICS, ठीक है। तो 3 जनरल एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजीज, ICS, ये 3 जनरल जो आपकी वैल्यू को बढ़ा देगा। ICS मतलब CS आपने कर लिया और उसकी भी डिग्री को लगा दी पीछे, तो आपके वैल्यू बढ़ जाएगी। और इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, I से इंडस्ट्री, C से कोर कंपिटेंस और S से सेगमेंट एनालिसिस, ये 3 भाग में स्ट्रैटेजिक फॉर्मेशन को बांटा गया है, ठीक है, स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क को बांटा गया है। तो ये तीनों का डिटेल हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क में यहाँ पर बोला गया कि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, कोर कंपिटेंस एनालिसिस और सेगमेंट एनालिसिस। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, कोर कंपिटेंस एनालिसिस और सेगमेंट एनालिसिस, 3 बातों पर यहाँ पर तवज्जो दिया गया, 3 बातों पर यहाँ पर फोकस किया गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि पोर्टर्स 5 फोर्स एनालिसिस, ये इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस में ही 5 फोर्स काम करता है। पोर्टर्स 5 फोर्स एनालिसिस जैसे ही आया, मैंने आपको बोला था कि थ्रेट, बार्गेनिंग पावर और राइवलरी फर्म, जो आपका राइवल है उसके बारे में सोचना है। तो पोर्टर्स 5 फोर्स एनालिसिस क्या होता है, जो कि आपका कहां से आया? स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस में आया। पोर्टर्स 5 फोर्स में होता है आपका बार्गेनिंग पावर, किसका बार्गेनिंग पावर? बायर्स का और सप्लायर्स का। थ्रेट, किसका से थ्रेट? सब्स्टिट्यूट का थ्रेट, और नए लोग एंट्री कर जाएंगे उसका थ्रेट। और उसके बाद एग्जिस्टिंग से आपका जो राइवलरी है, ठीक है, एग्जिस्टिंग में आपका क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में यहाँ पर 3 बातें आती है। तो पोर्टर्स 5 फोर्स उम्मीद करता हूं कि आपको बड़े आसानी से याद आ गया होगा, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट है जो कि बार्गेन से है, बार्गेन बायर सप्लायर, थ्रेट से है, सब्स्टिट्यूट और न्यू एंट्री का थ्रेट, और जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें जो भी राइवल्स हैं उसका जो है ना, वो आपका क्या बोलते हैं उसका कंपटीशन वगैरह, जो आपका बिजनेस में डर है, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की। अब यहाँ पर जो है ना, ये जो राइवलरी है, ठीक है, ये राइवल्स है बिजनेस में, एग्जिस्टिंग बिजनेस में आपका, उसमें हम लोग कुछ बातों की चर्चा यहाँ पर करेंगे कि जो कंपटीशन है, जो राइवल से आपकी समस्याएं हैं, वो समस्याएं का मुख्य कारण कौन कौन सा है, क्या, क्योंकि आपका जो है ना प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करना डिफिकल्ट है। आपका प्रोडक्ट उनसे अलग कैसे हो, उनसे बेहतर कैसे हो, उनका भी तो सेम है, उनके आप में जो जो क्वालिटी है वो उनमें भी तो है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पर कठिन हो जाता है। दूसरा कि साइज अनइक्वल होता है, क्योंकि आपके फर्म का साइज और उनके फर्म का साइज हो सकता है बहुत बड़ा हो, और आपका फर्म का साइज उसके सामने में बहुत छोटा हो। तो ये भी आपके लिए एक प्रॉब्लम है। वो राइवल आपके जरूर है, लेकिन बड़े स्तर पे काम करे। मान लीजिए आप भी एक छोटे से बिल्डर हो और एक बड़े बड़े DLF वाले भी बिल्डर है, फील्ड तो एक ही है, लेकिन वो आपका अनइक्वल साइज है, ठीक है। कैपेसिटी, उनके पास बहुत कैपेसिटी, एक्स्ट्रा कैपेसिटी में इंडस्ट्री में बहुत लोगों के पास है। हाई एग्जिट बैरियर, यानी कि अगर आप इस इंडस्ट्री को छोड़ना चाहते हो, रियल एस्टेट में मान लीजिए आपका पैसा लग चुका है, आप वहां से एग्जिट भी करना चाहते हो, तो उसके भी रास्ते बंद है। जमीन खरीद लिया है, आधी बिल्डिंग बना ली है, ठीक है। हाई फिक्स्ड कॉस्ट, देखो हाई फिक्स्ड कॉस्ट, तो यहाँ पर आपने यहाँ पर किसका एग्जांपल लिया? तो आप एक बिल्डर हो, छोटे बिल्डर, स्मॉल बिल्डर हो,
ठीक है, तो उसका एग्जांपल लिया कि आपका प्रोडक्ट सबसे डिफरेंट कैसे है, उनमें भी तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि साइज अनइक्वल, कैपेसिटी एक्स्ट्रा और हाई एग्जिट बैरियर, ये सारी चीजें ये काम करती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क वैल्यू चेन एनालिसिस में देखा कि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, कोर कंपटीशन और सेगमेंट एनालिसिस तीन बातें होती है। जो फ्रेमवर्क में तीन प्रकार के फ्रेमवर्क होते हैं, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, कोर कंपीटेंस और सेगमेंट एनालिसिस, जिसमें हम लोगों का बात करते हैं कि पोर्टर्स 5 फोर्स एनालिसिस, जिसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट बार्गेनिंग पावर से रिलेटेड देखे, 2 पॉइंट थ्रेड से रिलेटेड देखे, और उसके बाद राइवलरी देखा। राइवलरी में हम लोगों ने देखा कि राइवल जो है वो एग्जिस्टिंग बिजनेस में आपका प्रोडक्ट साइज, कैपेसिटी, एक्स्ट्रा कैपेसिटी उनके पास है, हाई एग्जिट बैरियर और हाई फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि जो कोर कंपिटेंस होता है, कोर कंपिटेंस ये हम लोगों ने कहां पर देखा, तो स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क में देखा है कोर कंपिटेंस। ठीक है, कोर कंपिटेंस में जो आपकी बात आएगी उसमें आप पढ़ोगे कि ये एक जो कोर कंपिटेंस में क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की आप तलाश करते हो, जिसके दो सोर्स स्ट्रीम है। ठीक है, कोर कंपिटेंस के दो सोर्स स्ट्रीम में है। कंपटीशन में आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपके पास दो रास्ते हैं, रिसोर्सेस और कैपेसिटी, दोनों आपके पास ज्यादा हो। ऑब्वियसली रिसोर्सेस होगा तो आप कंज्यूमर के नजर में वैल्यू क्रिएट कर पाओगे, अपनी कैपेसिटी को भी बढ़ा पाओगे। तो उस पहली बात तो रिसोर्सेस चाहिए होगा, आपको पता होना चाहिए, उसका जुगाड़ भी होना चाहिए और आपके पास वो कैपेसिटी भी होनी चाहिए। केवल पैसे होने से नहीं होगा, आपको वो अवेलेबल भी तो होना चाहिए, कहां से आएगा, है कि नहीं है। ठीक है, तो रिसोर्सेस जो है ना, जो कंज्यूमर की वैल्यू क्रिएट करे, ऐसे रिसोर्सेस चाहिए और उसको अफोर्ड करने की कैपेसिटी चाहिए। ये टू सोर्स स्ट्रीम करके कोर कंपिटेंस में लिखा हुआ है। कोर कंपिटेंस मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो आपको चाहिए होगा, जिसकी वजह से आपको रिसोर्सेस और कैपेसिटी जो है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर जो है ना स्टेप्स टू अचीव, ये कोर कंपिटेंस को अचीव करने के स्टेप्स क्या क्या हैं, ये आपके पेज नंबर आपका कितना पे मिलेगा, ये पेज नंबर आपको मिलेगा 1.16 पे। स्टेप्स क्या क्या है, कोर कंपिटेंस को बढ़ाने के स्टेप्स क्या क्या हैं, जरा इसकी बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो स्टेप्स में यहाँ पर बात आती है कि सबसे पहले स्टेप्स टू अचीव कोर कंपिटेंस, ये पेज नंबर 1.16 पे दिया गया आपका। स्टेप्स क्या क्या है अचीव करने का कोर कंपिटेंस को, एक है वैलिडिटी और दूसरा है यूज। ठीक है, ये दो पॉइंट में आप बांट सकते हो, दो ही स्टेप है। ठीक है, मुख्य तौर पे देखा जाए तो दो ही स्टेप है। एक आपका कोर कंपिटेंस को अचीव करने के लिए वैलिडिटी, यानी कि आपका जो करंट बिजनेस की वैलिडिटी को चेक करनी है। मान लीजिए यहां पर हम लोग एग्जांपल लेते हैं बैंक के बिजनेस का। मान लीजिए कि आपका बैंक का बिजनेस है, ये जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई ना, उस स्ट्रैटेजी को आप पहले एग्जिस्टिंग बिजनेस में एक बैंक में चेक करोगे। ठीक है, करंट बिजनेस में चेक करोगे। मान लीजिए कोटक बैंक है, कोटक, तो कोटक बैंक के कई सेक्टर हैं, दूसरा सेक्टर इंश्योरेंस है, कोटक का इंश्योरेंस भी है मान लीजिए। ठीक है, अब इंश्योरेंस आता है तो अब इस सिचुएशन में आप क्या देखोगे, पहले तो एक जो भी स्ट्रैटेजी का आपने स्ट्रैटेजी बनाया है उसको आप करंट बिजनेस में चेक करोगे, फिर दूसरे बिजनेस यानी कि आपका एक इंश्योरेंस का बिजनेस है उस बिजनेस में भी आप लगाओगे। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि रिकॉन्फ़िगर करोगे किस चीज को, वैल्यू चेन एग्जिस्टिंग बिजनेस का। अभी आप वैल्यू चेन एनालिसिस को रिकॉन्फ़िगर कर रहे हो क्योंकि आपने जो है ना वो कॉम्पिटिटिव वातावरण में लड़ने के लिए एक कोर कंपिटेंस टेक्निक बनाया है, जिसकी वजह से रिसोर्सेस का भी जुगाड़ किया है और कैपेसिटी भी आपकी बढ़ी है। उसके बाद क्रिएट न्यू वैल्यू चेन, यानी कि आप न्यू वैल्यू चेन को भी क्रिएट करोगे। केवल इसको वैल्यू चेन को, पुराने वैल्यू चेन को रिकॉन्फ़िगर तो करोगे ही, उसके अलावा जैसे कि यहां पर एग्जांपल लो नो ब्रोकर का। नो ब्रोकर.com क्या करते हैं, आपको रेंट पर फ्लैट वगैरह दिलाते हैं या सेल परचेस करवाते हैं। अब ये जो बात आती है तो यहां पर इन्होंने क्या किया है, नो ब्रोकर ने अपने ही फील्ड में एक काम और चालू कर दिया है लेटेस्ट 2022 में। उन्होंने चालू क्या किया है कि उन्होंने क्या बोलते हैं, जो होम शिफ्टिंग करने के लिए पैकर्स मूवर्स लेते हो ना, वो पैकर्स एंड मूवर्स का भी आइडिया लगा लिया है, वो भी काम अब वो करना चालू कर चुके हैं। यानी कि अगर आप उनके थ्रू फ्लैट वगैरह शिफ्ट करते हो, रेंट लेते हो, तो वो आपको बोलेंगे पैकर्स मूवर्स भी हमारा लो, ऐसे करके वो आपको ऑफर करेंगे, परेशान करेंगे कॉल करके। तो यानी कि यहां पर स्टेप्स टू अचीव कोर कंपिटेंस में आपने टोटल मिला के 4 स्टेज देखा, जिसमें आपने देखा कि सबसे पहले स्ट्रैटेजी की वैलिडिटी को एग्जिस्टिंग बिजनेस में चेक करना है, फिर अदर बिजनेस में चेक करना है, फिर वैल्यू चेन को रिकॉन्फ़िगर करना है और उसके बाद नया वैल्यू चेन को भी क्रिएट करना है, नए वैल्यू चेन को भी क्रिएट करना है। ये बातें आपने देखी, स्टेप्स टू अचीव कोर कंपिटेंस। कोर कंपिटेंस को अचीव करने के स्टेप्स क्या क्या होंगे। उसके बाद आप फिर से वापस आते हैं हम स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस का, जिसमें हम लोग बात करेंगे सेगमेंट एनालिसिस की। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट हमारा आता है इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर एनालिसिस के बाद और कोर कंपिटेंस के बाद सेगमेंट एनालिसिस। तो ये आपका किस सेगमेंट की बात कर रहा है, इंडस्ट्री सेगमेंट की बात कर रहा है। अभी इसको बड़े गौर से समझना है, इसमें बहुत सारी बातें गौर करने वाली है कि एक इंडस्ट्री के कई सेगमेंट होते हैं।
एक इंडस्ट्री के कई सेगमेंट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मोटर व्हीकल आप बनाने का काम करते हो, आपका काम क्या है, मोटर व्हीकल बनाने का है, तो इसमें टायर भी चाहिए, ग्लास भी चाहिए, इंजन भी चाहिए, ठीक है, और भी अदर चीजें भी चाहिए आपका। तो ये कई सेगमेंट हो गए, एक ही इंडस्ट्री के कई सेगमेंट हो गए। गाड़ी बनाने के चक्कर में आपको गाड़ी केवल ऐसी नहीं चाहिए, टायर भी बनाना पड़ेगा, ग्लास भी, इंजन भी, ये सब आप काम करो, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आप बने बनाए चीजों को जो इंडस्ट्री करती है वो ले लो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो अगर मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे कि सारा काम आप करते हो, आप एक गाड़ी बनाते हो जिसका टायर, ग्लास, इंजन वगैरह वगैरह सब कुछ आपका ही होता है, महिंद्रा के टाइप का। तो अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? उस सिचुएशन में बोलता है कि एक काम करो, सेगमेंट एनालिसिस करो, कौन सा सेगमेंट तुम्हारे लिए सही है। जो सेगमेंट तुम्हारे लिए इसमें सही नहीं है उसको निकाल दो ना, उसको पैसे लेकर ले लो ना, तुम्हारा सस्ता पड़ेगा। बेकार का उस पर दिमाग लगा रहे हो, अपना इफर्ट लगाओ ना। जो सेगमेंट, अगर तुमको टायर में प्रॉफिट है और इंजन में प्रॉफिट है तो यही दो काम करो, ग्लास और अदर चीजों को छोड़ दो, अदर चीजें मार्केट से ले लिया करो। तो इसको बोलते हैं सेगमेंट एनालिसिस करना। अब तो मैंने आपको सेगमेंट एनालिसिस बता दिया कि इसको सेगमेंट करना बोलते हैं, सेगमेंट में यहां पर आपने बांट दिया। लेकिन अब सेगमेंट एनालिसिस में बात होती है कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सेगमेंट एनालिसिस करने के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बोलता है कि आप सेगमेंट को आइडेंटिफाई करो कि आपकी इंडस्ट्री में किस किस तरह का सेगमेंट है, उसको आपने पहचान लिया। ये स्टेप है, हर चीजों का आपसे स्टेप भी पूछा जा रहा है। उसके बाद बोलता है कि आप सेगमेंट एनालिसिस करने से काम नहीं चलेगा, उसका मैट्रिक्स बनाओ। मैट्रिक्स में आपका प्रोडक्ट का नेचर क्या है, जैसे हम लोगों ने देखा टायर वगैरह, ये सारी चीजें देखी। उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेस पर मैट्रिक्स बनाओ। तो तीन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको एक मैट्रिक्स बनाना है, तीन बातों का आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपका प्रोडक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 करके बनाओ। उसके बाद वहां पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देखो कि क्या क्या प्रोडक्ट आपको लगेगा। आपको टायर, ग्लास, उसके बाद जो है ना इंजन और अदर चीजें, जो चार बातें लगी ना, उसका लिस्ट बना लिया। उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देखो कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे क्या होता है, मार्केट से कैसे ले सकते हो। उसके अलावा ज्योग्राफिकल लोकेशन पर भी ध्यान देना है जरूरी, यानी कि लोकेशन पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो मैट्रिक्स इस तरीके से बनाना है, किस चीज के लिए, तो आपको सेगमेंट एनालिसिस करने के लिए। उसके बाद आपको देखना है कि आइडेंटिफाई कर लिया, मैट्रिक्स बना लिया, अब इन सब में से कौन कौन से सेगमेंट में आपको ज्यादा प्रॉफिट है, उनका की सक्सेस फैक्टर क्या है। की सक्सेस फैक्टर क्या है मतलब प्रैक्टिकल कितना है, उसके हिसाब से आपको सक्सेस मिलेगा कि नहीं, वो सेगमेंट में जाने से उसमें हाथ डालना चाहिए कि नहीं, वो बातें आपको देखनी है। उसको बोलते हैं सेगमेंट एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं कि स्कोप लास्ट जो है ना पॉइंट है आपका, कि जो आपका स्कोप दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ब्रॉड स्कोप, ब्रॉड सेगमेंट, ब्रॉड। दूसरा आपका ब्रॉड सेगमेंट के अलावा दूसरा हो गया नैरो सेगमेंट, नैरो सेगमेंट। अब ये जो ब्रॉड सेगमेंट होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेगमेंट में काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग, आप इंडस्ट्री में देखोगे ज्यादा से ज्यादा लोग टायर खुद का अपना खुद बना रहे हैं, अगर मान लीजिए हमारे एग्जांपल के थ्रू, इमेजिनरी एग्जांपल के थ्रू, तो यानी कि वो ब्रॉड सेगमेंट हो गया। लेकिन नैरो सेगमेंट में रिस्क ज्यादा होगा, क्योंकि मान लीजिए ग्लास बनाने का काम नहीं करते, ग्लास सभी परचेज ही करते हैं। तो आप वो रिस्क लो या ना लो, क्योंकि जहां रिस्क लोगे, आप ग्लास खुद से बनाओगे तो प्रॉफिट होने का चांस ज्यादा है, लेकिन वो रिस्क लो कि नहीं लो ये आप पर निर्भर करता है। इसको बोलते हैं सेगमेंट एनालिसिस करना। तो सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना, नेचर और उसके बाद चैनल और उसके बाद डिफरेंट जो आपका सप्लाई चैनल होता है, और ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पर मैट्रिक्स बनाना, प्रॉफिट देखना, की सक्सेस फैक्टर देखना, और स्कोप देखना ब्रॉड या नैरो स्कोप है। इस तरीके से करके आप सेगमेंट एनालिसिस करते हो। तो स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क वैल्यू चेन एनालिसिस में आपका इंडस्ट्री स्ट्रक्चर का एनालिसिस, जिसमें आपने 5 फोर्स पोर्टर्स एनालिसिस देखा। उसके बाद कॉम्पिटिटिव के लिए कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस, जिसमें रिसोर्सेज और कैपेसिटी के साथ आपने देखा कि आप करंट बिजनेस की वैलिडिटी को चेक करते हो, नए बिजनेस में उसको डालते हो, फिर रिकॉन्फ़िगर करते हो वैल्यू चेन को और नया वैल्यू चेन बनाते हो। उसके बाद यहां पर बात करते हैं कि ये जो आपका यहां पर पोर्टर्स 5 फोर्स एनालिसिस में आपने देखा बार्गेनिंग पावर, बायर सप्लायर का, थ्रेट देखा, सब्स्टिट्यूट का या न्यू एंट्री का, और राइवलरी जो आपका राइवल होगा उसका एक जो क्या सिचुएशन है वो देखा। आपका प्रोडक्ट डिफरेंट है, साइज उसका अनइक्वल है हमारे से, कैपेसिटी उसके पास ज्यादा है, एग्जिट बैरियर हमारे लिए डिफिकल्ट है, और हाई फिक्स्ड कॉस्ट है। ये बातें हम लोगों ने करके देखी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। अगला टॉपिक है आपका पेज नंबर 1.17 पे, सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आप दूसरों से सुपीरियर हो, हाउ वी आर बेटर फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, हम कॉम्पिटिटर से कैसे ज्यादा अच्छे हैं ये साबित करना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री में यहां पर सर्वाइवल के लिए दो क्राइटेरिया बताए गए हैं। कॉम्पिटिटर है तो इंडस्ट्री में सर्वाइवल, ठीक है। तो सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो कंपटीशन में क्या कस्टमर खरीदना चाहता है, और सर्वाइवल, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कंपटीशन में कैसे सर्वाइवल करेंगे ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि आपका जो
टू फॉर्म ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्पिटेंस। यहां पर बोलता है कि आप सुपीरियर हो, ये किस तरीके से साबित कर सकते हो? दो तरीके से साबित कर सकते हो। एक, आपका प्रोडक्ट दूसरों से डिफरेंट है, और दूसरा कॉस्ट लीडरशिप से, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप से। याद कीजिए, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में हम लोगों ने शुरू में ही ये पॉइंट देखा था कि जो आपने डिफरेंस देखा था ट्रेडिशनल के साथ, वहां भी देखा था 2 पॉइंट। यहां पर बोला था कि कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक किस तरीके से कॉस्ट मैनेजमेंट आप कर सकते हो, सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उसके लिए भी आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप करना पड़ेगा। यही बात दूसरी जगह आपने देखी थी ऑब्जेक्ट में। यहां पर जो ट्रेडिशनल के साथ आपने डिफरेंस देखा था, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट लीडरशिप, ये ऑब्जेक्ट में देखा था। और तीसरी बात आप सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में देख रहे हो। तीसरी बात यहां पर बताई गई कि सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसमें तीसरी बार आप ये बात देख रहे हो जिसमें आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। वो कैसे आप साबित करोगे? आपका प्रोडक्ट डिफरेंट है, उसमें आप बताओगे कि सुपीरियर क्वालिटी का हमारा प्रोडक्ट है। जैसे एप्पल का आईफोन सुपीरियर क्वालिटी है, तो लोग कंपटीशन में आपके आगे पीछे भी नहीं टिकेंगे। इनोवेशन, आपका इनोवेशन ऐसा है जैसे जापानीज लोग लगातार इनोवेशन करते रहते हैं, तो इनोवेटिव प्रोडक्ट है, उसमें और भी कई सारे फीचर्स ऐड करते रहते हैं, तो इनोवेशन। उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि कस्टमर सपोर्ट। आप ई कॉमर्स में क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिवनेस होता है कि आपका ऑन टाइम डिलीवरी हो जाए, आपका जो है ना कुछ प्रॉब्लम आए तो कस्टमर सपोर्ट मिले। अमेजॉन फ्लिपकार्ट इसीलिए आगे है क्योंकि उनका रिस्पॉन्सिवनेस अच्छा है। ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाता है, तो ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, क्वालिटी, इनोवेशन, रिस्पॉन्सिवनेस। उसके बाद प्रीमियम कस्टमर, जैसे कि अगर मान लीजिए आइनॉक्स में जाते हो आप, तो एक मूवी देखते हो सिंपल, लेकिन वो जो लेट के मूवी देखने वाला सीट होता है, एकदम पानी वानी सब देते हैं, वो आपका कौन सा होता है? आइनॉक्स का वीआईपी वगैरह सब। तो ठीक है, तो ये जो वीआईपी वाला जो आपका है, ये प्रीमियम क्वालिटी कस्टमर से वो प्रीमियम पैसे भी चार्ज करते हैं उसके बदले में। तो क्वालिटी, इनोवेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और प्रीमियम, ये आपको प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट को 4 तरीके से डिफरेंट बनाता है। क्वालिटी, इनोवेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम कस्टमर आपको प्रीमियम पैसे देने के लिए, ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये तैयार हो जाएगा। ये बातें हम लोगों ने देखी। आपका सुपीरियर परफॉर्मेंस में आपका प्रोडक्ट 4 तरीके से डिफरेंट हो सकता है, क्वालिटी, इनोवेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और प्रीमियम। ठीक है, ये प्रीमियम, ये 4 बातें आपको ध्यान देना है। तो यानी कि डिफरेंट एडवांटेज जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का है, वो अपने आप को आपने डिफरेंट साबित कर दिया। उसके बाद कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब होता है लो कॉस्ट एडवांटेज, आपको कम कॉस्ट और प्रोडक्ट भी बेहतर। यानी कि आपका लो कॉस्ट कैसे बनेगा? पहली बात है कि डिस्ट्रीब्यूटर चैनल में जो लो कॉस्ट होता है वो ज्यादा हो जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल का कॉस्ट। दूसरा, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। आपको क्या करना है, जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, ऐसा टेक्नोलॉजी लगाओ कि कम से कम खर्चा हो, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के खर्चे को कम करो। उसके बाद रॉ मटेरियल वगैरह सब आपको कम रेट में आ जाए, लो कॉस्ट। और उसके बाद जो है ना, इकोनॉमाइज ऑफ स्केल करो, अपना जो लार्ज स्केल है उसको इकोनॉमाइज करो। इकोनॉमाइज का मतलब इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करके, मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है आपको। इसका मतलब यहाँ पर कॉस्ट लीडरशिप दिल से किया जाता है, कॉस्ट लीडरशिप दिल से किया जाता है। दिल से रे गाना याद करो, कॉस्ट लीडरशिप करो। डी फॉर दिल, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, लो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और इकोनॉमाइज ऑफ स्केल। डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, लो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और उसके बाद इकोनॉमाइज ऑफ स्केल। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हमारी बात आती है अगले टॉपिक पर, जो कि आपका अगला टॉपिक है आपका वैल्यू चेन अप्रोच। वैल्यू चेन अप्रोच किसको बोलते हैं, जरा उसकी बात हम लोग करते हैं। तो वैल्यू चेन अप्रोच इसको बोलते हैं जिसमें आपने 3 बातें जो है ना का असेसमेंट करना है, असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वैल्यू चेन अप्रोच यानी कि अप्रोच में क्या करना है, आपको असेसमेंट करना है। ठीक है, पहला असेसमेंट है आपका इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस, दूसरा इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस और तीसरा वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस। यानी कि इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस का मतलब जो भी आपका कॉस्ट रहेगा उसका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करना है। कॉस्ट एनालिसिस करना है कि कौन सा प्रोडक्ट एंड सर्विस की कौन सी एक्टिविटीज पर कितना खर्चा होता है, एक्टिविटी कॉस्ट, इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस करना है। अभी इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस का एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि आप मान लीजिए 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर फ्रेंड रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हो, जिसमें ये वेज है। ठीक है, ये वेज है, इसका वेज का खाना का 100 रुपये, सभी कोई वेज खाएगा ही। ठीक है, नॉनवेज खाने वाला भी वेज खाएगा ही। कुछ लोग क्या करेंगे, आपने नॉनवेज भी खाने वाले, तो मान लीजिए कि नॉनवेज का 200 रुपये प्लेट बैठेगा, 200 रुपये प्लेट बैठेगा, ये दोनों नॉनवेज भी खाने वाले। कुछ लोग उसमें से ड्रिंक भी करने वाले, ड्रिंक का मान लीजिए 400 रुपये बैठेगा। ठीक है, 400 रुपये बैठेगा। ठीक है, अभी ये भी नॉनवेज खाने वाला है, वही ड्रिंक करेगा।
ठीक है, तो आपने क्या किया ना कि दोस्त के हिसाब से आप कंट्रीब्यूशन कौन कितना देगा इस तरीके से, ऐसा नहीं है कि बिल को आपस में डिवाइडेड 5 करके बांटते हो, वो आप वॉल्यूम बेस्ड अप्रोच में करते हो, ट्रेडिशनल अप्रोच में करते हो। एक्टिविटी बेस्ड में इसने 100 रुपए का खाया, इसने 300 रुपए का खाया, 4 2 6 700 रुपए का इसका बना क्योंकि इसने ड्रिंक भी किया था। उसके बाद 300 रुपए का बना इसका, इसका 100 रुपए का बना। इस तरह से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती है। अभी ट्रेडिशनल में आप क्या करोगे, जो भी टोटल खर्चे होते हैं ना उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 5 कर दोगे, तो आप ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम से जो है ना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हो और कॉन्ट्रीब्यूशन करके पार्टी करते हो। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो इसका मतलब इंटरनल कॉस्ट को भी हर प्रोडक्ट सर्विस का इस तरह से एनालिसिस किया जाएगा। उसके बाद इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस में आप क्या क्या देखोगे कि डिफरेंशिएशन एनालिसिस, यहां पर बोला कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट कैसे है। कस्टमर आपको बोलेगा ना डिफरेंट है वो, आप खुद कितना भी बोलो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको कितना भी बोलो कि मैं डिफरेंट तरीके से पढ़ाता हूं, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। तो इसको बोलते हैं इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस। अभी ये बोलोगे कि इंटरनल डिफरेंशिएशन क्यों बोला यहां पर, कस्टमर तो एक्सटर्नल हो गया, कस्टमर हमारा स्टेक होल्डर हो गया, हमारी इंडस्ट्री का एक पार्ट हो गया, जिसका हम लोग उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, वो क्या सोचता है, हम क्या सोचते हैं वो नहीं देखेंगे। उसके बाद वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में वर्टिकल लिंकेज का मतलब यहां पर क्या हो गया कि आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों लिंकेज करके देखेंगे। रॉ मटेरियल का सोर्स करते हो, सबसे पहले प्रोक्योरमेंट करते हो, उसके बाद जो है ना वो कस्टमर को डिलीवर करते हो। यहां से कहानी चालू होती है रॉ मटेरियल को खरीदने से लेकर और कस्टमर को डिलीवर करने पर जाके खत्म हो जाती है। ठीक है, और कुछ आफ्टर सेल सर्विस भी होता है। तो ये आप इस तरीके से अगर चेन बनाते हो, लिंक देखते हो, एक दूसरे से लिंक देखते हो, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड। और अगर मान लीजिए कि डिलीवरी से उल्टा देखते हो रॉ मटेरियल सोर्सिंग तक, तो जो कॉस्ट का एनालिसिस करते हो उसको बोलते हैं बैकवर्ड कॉस्ट एनालिसिस। यानी कि वर्टिकल लिंकेज यहां पर आप देखते हो, असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में आप वर्टिकल लिंकेज करके देखते हो। अब आगे चीजों का आप स्टडी मेटल से एक बार पढ़ लेना, क्योंकि मैं यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद करवा रहा हूं। उसमें मैंने कोशिश की आपको याद भी हो जाए और चीजें थोड़ी बहुत समझ में भी आ जाए, ताकि आप खुद से पढ़ो तो आपको आसान हो। अब यहाँ पर बात करते हैं इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस। इसमें मैंने एग्जांपल लिया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। यहाँ पर वैल्यू क्रिएट करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस, वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस ये एक प्रोसेस है। यहाँ पर वैल्यू चेन एनालिसिस में हम लोगों ने देखा कि वो भी एक प्रकार का क्या था, वैल्यू चेन एनालिसिस करना एक प्रकार का प्रोसेस था। अभी यहाँ पर बात करते हैं कि वैल्यू चेन एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी कौन कौन सी वैल्यू चेन प्रोसेस की एक्टिविटीज है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया। मान लीजिए ए बी सी और डी, ये हमारा आइडेंटिफाई कर लिया। हर एक वैल्यू चेन प्रोसेस को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, अभी ये जो एबीसी है, मान लीजिए हमारे 3 प्रकार के गुड्स हैं, तो ये पहला नंबर गुड्स, दूसरा, तीनों गुड्स में ये लगता है, लेकिन ये केवल पहला और दूसरा गुड्स में लगता है। ये जो आपका जो है ना प्रोसेस है, ये केवल एक ही गुड्स में लगता है। और ये डी नंबर प्रोसेस जो है वो एक ही गुड्स में लगता है। मान लीजिए इस तरीके से आपने क्या किया, ईच गुड्स एंड सर्विस का जो कॉस्ट डिटरमाइन किया हर एक वैल्यू चेन प्रोसेस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एक तरह के एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की तरह ये मामला जा रहा है। उसके बाद कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच वैल्यू चेन प्रोसेस, ये जो वैल्यू चेन प्रोसेस है हमारा एबीसीडी, इसका कॉस्ट ड्राइवर हम डिसाइड करेंगे। यानी कि डिवाइडेड बाय किस चीज से हमको करना है, किसी को आवर से करना है तो किसी को आपका जो है ना वॉल्यूम से करना है। तो इस तरह से हम लोग कॉस्ट ड्राइवर ईच वैल्यू चेन प्रोसेस का डिसाइड करेंगे। उसके बाद लिंकेज डिसाइड करेंगे। लिंकेज डिसाइड करना यानी कि प्रोसेस का में वॉलेटाइल कितना है, सेंसिटिविटी कितना है। मतलब अगर एक प्रोसेस में अगर थोड़ा प्लस माइनस हम करते हैं, मान लीजिए प्रोसेस ए है हमारा, उसमें थोड़ा प्लस माइनस करते हैं तो कॉस्ट पर उसका इफेक्ट क्या होगा, कॉस्ट कितने अमाउंट से बढ़ेगा या घटेगा, ये बात हम लोग देखेंगे लिंकेज विथ वैल्यू चेन प्रोसेस में, ये बात जानते हैं। उसके बाद इवैल्यूएट अपॉर्चुनिटी, तो वैल्यू चेन प्रोसेस में आपको याद रखना है कि क्या क्या हमारा वैल्यू चेन प्रोसेस, उसको आइडेंटिफाई करना हर एक गुड्स एंड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में। ईच वैल्यू चेन प्रोसेस को आपको जो है ना वो समझना। उसके बाद कॉस्ट ड्राइवर डिसाइड करना, लिंकेज देखना और अपॉर्चुनिटी को इवैल्यूएट करना, ये बातें मुख्य तौर पे यहां पर हम लोगों को देखना है। तो ये इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस आपने कर लिया। अब इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस जो मैंने बोला था आपको कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कैसे करते हैं। सबसे पहले कस्टमर वैल्यू चेन प्रोसेस, ये वैल्यू चेन में एक कस्टमर वर्ड लगा दिया तो ये इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस हो गया। ठीक है, इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस हो गया।
ये आपका क्या था, इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस था। ये क्या है, इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस है। और इन सबके पप्पा यानी कि ये पैदा कहां से हुआ, ये आपका वैल्यू चेन अप्रोच से पैदा हुआ, जिसमें असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखा, जिसमें इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस और इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस और वर्टिकल लिंकेज की बात करी। अब यहां पर कहानी आगे बढ़ती है इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले कस्टमर वैल्यू चेन प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से आपको पहचानना है कि कस्टमर वैल्यू चेन जो है ना कौन कौन सा है। उसके बाद इवेल्युएट करना है, उसके बाद इंप्लीमेंट करना है। इवेल्युएट करना है क्या क्या, कि कस्टमर को प्रोडक्ट फीचर्स कैसा चाहिए, ऑन टाइम डिलीवरी के बारे में कस्टमर क्या सोचता है, कस्टमर सर्विस यानी कि आपने जो भी कंप्लेंट वगैरह किया उसको रिजॉल्व कितने देर में करके देते हो, कैसे करते हो या नहीं करते हो। उसके बाद ब्रांड इमेज के बारे में कस्टमर का क्या सोच है, और बेटर क्वालिटी एट लो कॉस्ट, क्या कस्टमर कम खर्चे पर ज्यादा क्वालिटी ढूंढता है। ये बात आपको इवेल्युएट करना है। तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो ना कि सबसे पहले उसको अच्छा फीचर्स वाला, अगर मान लीजिए कि इसको हम लोग रैंकिंग देते हैं तो सबसे पहले रैंक वन क्या है, रैंक वन है एक मिडिल क्लास कस्टमर को रैंक वन क्या है, मान लीजिए 10 में से हम लोग कितना मार्क्स देंगे, 10 में से 10 मार्क्स देंगे, क्योंकि सबसे पहले कॉस्ट कम में वो बेटर क्वालिटी देखता है। फिर प्रोडक्ट फीचर्स पर वो कितना गौर करता है, मिडिल क्लास गौर करता है कि आपका जो है ना 64 GB भी रहेगा तो चलेगा, यानी कि इसको 7 मार्क्स देंगे। ऑन टाइम डिलीवरी, मिडिल क्लास में पेशेंस नहीं होता है, वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी मेरे को मिले, इसको 10 पॉइंट देंगे। कस्टमर सर्विसेज जो आफ्टर सेल सपोर्ट, मिडिल क्लास को ज्यादा डर जाता है, घबरा जाता है अगर उसका फोन ऑन नहीं होता है तो, इसलिए इसको भी हम लोग 9 पॉइंट्स देंगे। और ब्रांड इमेज, कस्टमर ब्रांड को कितना तवज्जो देता है, वो ब्रांड के पीछे भागता है कि नहीं। तो जो मिडिल क्लास कस्टमर है वो जनरली बहुत ज्यादा एप्पल वगैरह के पीछे नहीं भागता, आईफोन के पीछे नहीं भागता है, वो एंड्रॉइड से ही काम चलाता है। तो इसको हम लोग डालेंगे कि ब्रांड इमेज जो है ना 8 करके पॉइंट डाले। अब इसमें से एक एक करके हम लोग रैंकिंग देते चले जाएंगे। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, आपने इवेल्युएट किया करके, मैंने आपको इवेल्युएट दिखाया कि इस तरीके से इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस में सबसे पहले आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो कस्टमर वैल्यू चेन प्रोसेस को। उसके बाद अलग अलग अल्टरनेट को इवेल्युएट करते हो, मतलब अल्टरनेट 1 में कितना पॉइंट है, अल्टरनेट 2 में कितना पॉइंट है, अल्टरनेट 3 में कितना पॉइंट है, और जिसका हाईएस्ट पॉइंट आता है इसको आप जो है ना वो ये करोगे, उसको आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये आपने यहां पर देखा कि आपने इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस कैसे करके किया, उसके बारे में जानकारी ली, जो कि मैंने एक इमेजिनरी एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है। अब उसको याद रखना है आपका काम, और स्टडी मेटल्स अच्छे तरीके से पढ़ना है। एक पॉइंट आता है आपका वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस। तो सब काम अगर आप खुद नहीं कर सकते हो, जैसे कि लॉजिस्टिक एजेंसी का काम आप खुद नहीं कर सकते हो, ठीक है, रॉ मटेरियल सोर्स प्रोक्योर करना खुद नहीं कर सकते हो, ठीक है, बाहर जाके नहीं ला सकते हो, तो इसका मतलब जो भी ये जो आपका रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने से लेकर फॉरवर्ड एनालिसिस और बैकवर्ड एनालिसिस डिलीवर करने तक ये जो एनालिसिस करते हो उसको वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस बोलते हैं। एक टॉपिक आपका आता है विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव करके, विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव करके जो एक टॉपिक आता है, वो टॉपिक इतना ज्यादा जो है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। विजन किसको बोलते हैं, विजन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी जो है ना इंडस्ट्री या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट पे आप देखो उसका विजन लिखा हुआ रहता है, यानी कि उनका मेजर गोल क्या है, लॉन्ग टर्म में वो क्या अचीव करना चाहते हैं। उस वो विजन में वो कुछ ऐसा लिखते हैं कि आपको चैलेंजिंग और मोटिवेटिंग टाइप का फील हो, तो चैलेंजिंग एंड मोटिवेटिंग टाइप का फील हो, ऐसा वो विजन लिखते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली बात है कि उसका जो मिशन होता है, मिशन एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है। उस स्टेटमेंट में वो बताते हैं कि वो कंपनी क्यों बनी, और कुछ सवालों के जवाब होते हैं। इसमें 4 क्वेश्चंस के आंसर होते हैं जो स्टडी मेटल में लिखा हुआ है आपके। 4 सवालों के जवाब इसमें यहां पर जो है ना ढूंढना रहता है। कंपनी क्या बेचेगी, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेगी, क्या बेचेगी, कहां बेचेगी, उसका प्राइमरी मार्केट क्या होगा, ठीक है, मुख्य मार्केट क्या होगा, ऑनलाइन ही बेचेगी, प्राइमरी मार्केट उनका ऑनलाइन होगा, या फिर वो दुकानों में जाएगा। मोबाइल फोन भी कई ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन ही मिलते हैं केवल, तो प्राइमरी मार्केट उसका क्या होगा। उसके बाद यहां पर बात करते हैं किस तरह के कस्टमर को टारगेट करेगी, टारगेट कस्टमर किसको करेगी। जैसे जैसे आप टारगेट किसको करोगे, एचएसबीसी बैंक क्या बोलता है कि क्लास कस्टमर पर वो टारगेट करता है, मास पर नहीं। इसी तरह उनका अपना अपना फॉर्मूला होता है। तो टारगेट किसको करोगी, तो यहां पर बोलता है कि क्या बेचेगी, मार्केट का प्राइमरी मार्केट, सेकंड कौन सा होगा, उसका टारगेट ऑडियंस उसके कौन से होंगे, टारगेट कस्टमर जिसको बोलते हो आप। उसके बाद ज्योग्राफिकल लोकेशन, मतलब किस एरिया में वो ज्यादा ऑपरेशन करेगी, मतलब किस क्षेत्र में उनका ज्यादा चलेगा बिजनेस, ठीक है, ये भी है। तो किस तरह का, व्हाट काइंड ऑफ सर्विस वो प्रोवाइड करेगी, प्राइमरी मार्केट क्या होगा, उनका टारगेट ऑडियंस क्या होगा और ऑपरेशन क्या होगा। ये सब प्रोडक्ट फोकस जो है ना कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। वो मिशन जो है वो एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है जिसमें 4 प्रकार की, जो कस्टमर के हिसाब से वो 4 प्रकार के सवाल का जवाब ढूंढता है, यानी कि लिखा रहता है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, तो किसी भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, और उसके बाद जो है ना कोई भी स्ट्रैटेजी आप बनाओगे ना तो प्रॉफिट
मैक्सिमाइजेशन, मार्केट शेयर बढ़े, इन सबको हट के नहीं बनाओगे। तो मिशन एंड विजन के लिए क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है, और आपके ऑब्जेक्टिव उससे डाइवर्ट ना हो जाए, तो ये मिशन और विजन को मिलाकर ऑब्जेक्टिव तैयार होता है। आपका एक्चुअली बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मार्केट शेयर को बढ़ाना, ठीक है, और अपनी वैल्यू क्रिएट करना इस चैप्टर के हिसाब से, ठीक है। तो लेकिन इसी ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए विजन और मिशन जो है ना उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव से आपका डाइवर्ट नहीं करना चाहिए स्ट्रैटेजी, ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद लास्ट में एक टॉपिक आता है कि रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल क्या होता है? तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होता है वो फर्म का ग्रोथ करने के लिए एंड सर्वाइवल करने के लिए ये एक प्रकार का कॉस्टिंग का सारा नॉलेज रखता है। ये एक रेसिडेंट एक्सपर्ट होता है। साफ लिखा गया है कि रेसिडेंट एक्सपर्ट होता है, यानी कि ये क्या भारतीय नागरिक के तौर पे लिखा गया है या फिर जिस कंट्री में हमारा बिजनेस है उस कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। बस रेसिडेंट एक्सपर्ट आप याद रखना, जिसको अपने डोमेन यानी कि कॉस्टिंग की जितने भी चीजें आपको ध्यान आती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट बिहेवियर, उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट एनालिसिस, ठीक है, ये सारी चीजें आप ध्यान में रखो। अपना और अकाउंटिंग के नॉलेज के अलावा ये जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है ना उसको अदर लोगों से भी मैनेज करने आना चाहिए, जैसे मार्केटिंग, इंजीनियर, ह्यूमन रिसोर्सेस वाले, ये सब रोल ऑफ कंपनी में इसका बहुत अच्छा रोल होता है। ये बात बताई गई। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो को आप बार बार सुनोगे, बार बार देखोगे और आप एक एक चीजों का स्क्रीनशॉट लोगे, नोट्स बनाओगे और स्टडी मटेरियल से उसके बाद बातों को लिखोगे, ठीक है। तो अगले वीडियो तक के लिए जयराम जी की उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा।